प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष तिवारी और स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मनीष गुरुकुलम क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक छोटा सा वीडियो में मात्र 5 मिनट के वीडियो में जितने ये घटना सार का में जितने भी चर्चित स्थल दिए गए हैं उसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और इसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से देख लेंगे। आइए, ये दासपारा क्या है? दासपारा एक निर्वाचन क्षेत्र है त्रिपुरा का, जो कि इसको पहला बायो विलेज घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। ठीक है, इसमें 64 परिवारों की बस्ती के रूप में इसे विकसित किया गया है। ठीक है, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ के गांव के किसान, यहाँ के जो किसान है, इस गांव के जो किसान है वो कृषि गतिविधियों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग को कम कर दिए हैं। ठीक है, और बायो उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइज़र का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। ठीक है, इस जैव गाँव को 2.0 के आधार पर विकसित किया गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट जो है गोपा भूमि विवाद। ये गोपा भूमि विवाद जो है, ये अभी जानते हैं जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया है। तो लद्दाख में 2 ज़िले हैं, एक लेह है और दूसरा, मान लीजिए लद्दाख है, एक लेह है, इधर लेह है और एक कारगिल है। ठीक है, कारगिल है। तो जो ये कारगिल है ये मुस्लिम बाहुल एरिया है और जो लेह है बौद्ध बाहुल एरिया है। ठीक है, यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी ज़्यादा रहते हैं लेह में, और इसमें कारगिल में जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी ज़्यादा रहते हैं। तो गोपा भूमि विवाद इन दोनों के बीच में 1969 से 1969 से ही चल रहा था। ठीक है, और तो इसका समाधान निकाल दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, तो गोपा भूमि विवाद कहाँ कहाँ है? कारगिल और लेह के बीच, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है आते हैं नागालैंड। तो नागालैंड में सबसे पहली बार दूसरा रेलवे स्टेशन नागालैंड में तैयार हुआ, जिसका नाम है सोखुबी रेलवे स्टेशन। नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, आइए, असम से लेकर असम के गुवाहाटी से और अरुणाचल प्रदेश से नाहरलागुन के बीच चलने वाली जो प्रतिदिन जो डोनी पोलो एक्सप्रेस ट्रेन है, इसी ट्रेन को पहली बार सोखुबी में भेजा गया। तो सोखुबी नया स्टेशन कहाँ बना है? तो नागालैंड में। और डोलो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो असम के गुवाहाटी से और अरुणाचल प्रदेश होते हुए नागालैंड तक जाती है। अब ग्वालियर रेलवे स्टेशन को है, ग्वालियर रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन का प्रमाण पत्र उपलब्ध करा FSSAI द्वारा। ये फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 5 स्टार रेटिंग दिया गया, ईट राइट प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? तो ग्वालियर रेलवे स्टेशन को दिया गया है, उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है ये है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी किस लिए वो है? तो वाराणसी जो शंघाई सहयोग संगठन SCO जो है, जिसका जो है लीडर चीन है, रसिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो देश हैं। ठीक है, इस SCO का जो महासचिव है झांग मिंग, इन्होंने वाराणसी को, भारत के शहर वाराणसी को 2022-23 के लिए SCO की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है। तो ध्यान रखना, SCO की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी किसको घोषित किया है? तो ये घोषित किया है वाराणसी को। कोझिकोड किस लिए चर्चा में था? तो कोझिकोड में एक HDFC बैंक ने 18 अगस्त को अपनी पहली महिला शाखा खोली है। तो HDFC बैंक की पहली महिला शाखा कहाँ खोला गया है? तो कोझिकोड में। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान अब वन जीव अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पहला जो है काले रंग का बाघ देखा गया है, जिसको मेलेनिस्टिक बाघ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मेलेनिस्टिक बाघ। तो सिमलीपाल वन जीव अभ्यारण्य में मेलेनिस्टिक बाघ को देखा गया है। राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कर्मझिरी अभ्यारण्य। तो कर्मझिरी अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कर्मझिरी अभ्यारण्य को पेंच अभ्यारण्य, कर्मझिरी अभ्यारण्य के नाम से एक नया अभ्यारण्य बनाया गया है। पेंच अभ्यारण्य के जो निकटवर्ती क्षेत्र था उसको मिलाकर एक गठन किया गया, जिसको कर्मझिरी अभ्यारण्य नाम दिया गया है। और ये मध्य प्रदेश का 24वां अभ्यारण्य होगा। कौन सा अभ्यारण्य होगा? 24वां अभ्यारण्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैनपुरी देख लेते हैं। तो मैनपुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब मैनपुरी में खुदाई हुआ है, तो यहाँ पे जो है लगभग बहुत पुरानी जो है वो मिला है।
क्या एक खेत मिला है। इस खेत के एक टीले को समतल करने के दौरान चल रही खुदाई में बड़ी मात्रा में तांबे के शस्त्र मिले हैं। क्या मिले हैं? तांबे के शस्त्र मिले हैं। उसमें तलवार, त्रिशूल, भाला, ये सब शस्त्र थे। और ये शस्त्र बताया जा रहा है कि लगभग 4000 वर्ष पुराने हैं। ठीक है, तो मैनपुरी इसलिए प्रसिद्ध था। दीमा हसाओ असम का एक जगह है, दीमा हसाओ, यहाँ पे भी वही मिला है। प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के वो मिले हैं। मेगालिथिक स्टोन जार मिले, जार बर्तन मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधों की ओर ये ध्यान आकृष्ट करता है। कौन? दीमा हसाओ, असम का दीमा हसाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये नेक्स्ट है, ये वही उसी के बारे में दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ आसाम के द्वारा स्टोन जार का खोज किया गया। इस साइट का नाम लिखा गया नूचू बंगलो। क्या नाम है? नूचू बंगलो नाम है। ठीक है, इसी तरह का जार जो इंडोनेशिया में भी मिला था, ध्यान रखना है। ठीक, तो इससे पता चलता है कि भारत का उस जगह से इंडोनेशिया का संबंध था उस प्राचीन काल में भी। अब देखिए राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जानते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, तो राखी गढ़ी से भी 32 वर्षों से हो रही खुदाई के दौरान हाल ही में 5,000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री मिले हैं। फैक्ट्री के अवशेष प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हरियाणा के राखी गढ़ी से। कितना पुराना है? तो 5,000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट जो है और देख लेते हैं। बस ख़त्म हो गया, तो इसको इतना को ध्यान रखना है। धन्यवाद।